खींचो ना, स्टार्ट करो ना फोटो खींचना। एकदम झोले में सेलो टेप देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का दिन है जब केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने हमारे इस परिसर का चयन प्रातिज्ञ के लिए किया है। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं के लिए आज का यह सत्र ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष जी और सचिव जी का। आभार व्यक्त करते हैं हम अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी का, जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहर्ष स्वीकृति दी और सदैव उत्साहवर्धन किया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के प्रातिज्ञ कार्यक्रम में हमारे 3 प्रमुख विद्वान कलाकार हैं। श्री भरत सिंह भारती जी जोधपुर से, विदुषी श्रीमती शुभ्रा गुहा जी कोलकाता से तथा श्री सुमन कुमार जी पटना से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 5 अगस्त 1972 को की गई थी। अपने उच्च स्तरीय अध्ययन अध्यापन के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों में इसने मानक सिद्ध किया है और पीएम उषा योजना के तहत इसे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। इसमें हमारे कुलपति महोदय का विशिष्ट योगदान है। सर, हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम उपस्थित हैं संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में भारत की संगीत, नृत्य, नाट्य परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु की गई। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। इसकी 3 प्रमुख इकाइयां हैं: जवाहर नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल, कथक केंद्र दिल्ली, रविंद्र रंगशाला। साथ ही 5 विशेष केंद्र है: कुडियाट्टम केंद्र, क्षत्रिया केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र, पूर्वोत्तर प्रलेखन केंद्र और छौ केंद्र भी कार्यरत है। संगीत नाटक अकादमी कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है, रत्न सदस्यता प्रदान करती है तथा युवा कलाकारों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी देती है। इसका विशाल अभिलेखागार भारतीय प्रदर्शन कलाओं पर शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साधन है। आज का कार्यक्रम
प्रातिज्ञ संगीत नाटक अकादमी की एक नई श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत मई 2024 से हुई। इसमें प्रमुख कलाकार और विद्वान, विशेषकर SNA फेलो पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा पद्म पुरस्कार अवार्डी आमंत्रित किए जाते हैं। वे अपने अनुभव, कलात्मक यात्रा तथा प्रदर्शन छात्रों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए संवाद का एक मंच है। उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को भारतीय प्रदर्शन कलाओं के गुरुओं से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन हर महीने के अंतिम शुक्रवार को किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ हम ज्ञान प्रकाश के प्रतीक दीप से करते हैं। हमारे विभाग के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की अध्यक्षा, संगीत अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष मैम को आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए और अनुरोध करते हैं आज के हमारे अतिथि, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को मंच पर। दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद विश्वविद्यालय का कुलगीत हमारे विभाग के छात्र छात्राओं का ये कोई फैन चल रहा है, बंद करिए। इधर से खड़े होइए, 2 मिनट रुक जाइए, कैमरा बंद करिए, बंद करिए, सारा पंखा बंद करिए, सारा चल रहा है, इधर आ जाइए, मुंडन ओके, बंद हो गया। सबके ऊपर रख सर एक इधर देख लीजिए सर, सारे लोग ऑर्डर डन, चलो। Bye.
कुछ बातें मन में रह जाएंगी और सर जैसे पहले से तैयार बैठे थे कि मेरे पहुंचने से पहले हाँ करना है। सर नमस्कार। आज हम लोग संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और हमारे विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन से जो महोत्सव प्राप्ति के आयोजित हो रहा है उस पर स्थित है। इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं इस विभाग के डीन और हेड, बच्चों और मीडिया बंधु, किसी भी शैक्षणिक संस्था का स्टेक होल्डर अगर वाइब्रेंट होता है तो माना जाता है कि वो संस्था उत्तरोत्तर अग्रसर होने की राह को पकड़ चुका है। मैं ऐसी ही आशा रखता हूँ कि जो स्टेक होल्डर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें अपने सब्जेक्ट्स कला, नाट्य, संगीत, जो उनका अपना सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट बड़े संस्थान से कोलैबोरेशन होने से उनके ज्ञान में वृद्धि हो, वो आगे बढ़े अपने क्षेत्र में, यही मेरी शुभकामना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारा विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज में चुने हुए विश्वविद्यालय में भारत में आता है, बिहार का पहला स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय है, आप भी कुछ ऐसा करें कि आपका जो विभाग हो वो भारत में आप ही लोगों के नाम से जाना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलते बहुत धन्यवाद सर। अब हम आमंत्रित करते हैं आज के विद्वान अतिथि कलाकारों को सम्मान के लिए। हम सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती सुधा गुहा जी को।
अब हम अनुरोध करते हैं श्री भरत सिंह भारती जी को कि आप मंच पर सादर होकर अगर फ्रंट से नहीं लूँगा तो हमारे ऑफिस से सेक्रेटरी चेयरमैन फोन करेंगे भी ऐसा क्यों है, हर बार होता है। जोरदार आवाज़ ठीक है। हमारे बीच अजय सर हैं, कृपया मंच तक आए। हमारे सांस्कृतिक समन्वयक लड़का भी नहीं, बिल्कुल सक्रिय जोरदार। आज के अगले अतिथि विद्वान हमारे बीच हैं श्री सुमन कुमार जी। क्लोज करके रखो, वहाँ जितने लोग हैं उतना। अब हम आमंत्रित करते हैं इसी बीच संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से पधारे अधिकारी श्री दीपक जोशी सर को या मंच तक आए और हम साथ में आमंत्रित करते हैं संगीत नाटक अकादमी से पधारे प्रेम सर का। सर कृपया आप स्टेज तक आए। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि के लिए आप लोग कर्तव्य ध्वनि बजाकर स्वागत करेंगे। आज का यह कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी के अधिकारी के एक देश में सुचारू ढंग से आयोजित हो रहा है। सारे सीधा कर दो। चल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, हमारा उत्साह वर्धन हुआ। हम अपने विभाग की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं और एक बार सर के लिए जोरदार ताली। धन्यवाद सर। आज का यह कार्यक्रम हम लोगों के लिए जरूर सुनने, समझने और सीखने का होगा और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप यह पूरा कार्यक्रम को मनोयोग से इस प्रस्तुति का आनंद लेंगे। इस आयोजन के पीछे जिनका मार्गदर्शन रहा, जिनका प्रोत्साहन रहा, जिसके बदौलत हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे संगीत एवं नाट्य विभाग के महोदया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य के काव्या मैम और संकायाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण मैम का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बीच आते हैं और हम लोग लाभान्वित होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। और साथ ही संगीत नाटक अकादमी का बहुत बहुत आभार कि इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए हमारे विश्वविद्यालय का चयन किया गया, जहां हम लोग देश के प्रसिद्ध विद्वान कलाकारों को सुनेंगे, उनकी यात्राओं के बारे में जानेंगे, उनके अभ्यास कैसे होते हैं, हमें कैसे आगे मार्गदर्शन मिलेगा,
अपने आगे के क्रम में पढ़ाई में अपने प्रदर्शन कलाओं में, तो हम एक बार आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप एक बार अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज। हमारे बीच हमारे विभाग के पूर्व छात्र भी उपस्थित हैं, हमारे विभाग के शोधकर्ता विद्यार्थी। अब हम इस कार्यक्रम की अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। इसको सटा दो। भैया हमारे कार्यक्रम के आए हुए अतिथिगण, विशिष्ट विद्वानगण, उनके बीच उनके साथ संगत कलाकार भी आते हैं। हम सम्मानपूर्वक आए हुए विद्वान अतिथि कलाकारों के संगत कलाकारों को सम्मानपूर्वक स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। कृपया भरत सर के साथ जितने भी संगतकार आए हैं कृपया स्टेज पर आए। हम आपको अपने विश्वविद्यालय की तरफ से और संगीत नाटक अकादमी की ओर से पार और चादर देकर सम्मानित करते हैं। हमारे विद्वान को प्रस्तुति को पूर्ण करने के लिए आप संगतकारों का विशेष योगदान होता है। एक बार जोरदार ताली से इनका आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सब इस गर्मी के लिए आप लोग आज का यह कार्यक्रम रात्रि केवल कार्यक्रम नहीं है, एक मंच है, एक संकल्पना है, जहां भारत की महान कला परंपराएं अनुभव और संवाद के माध्यम से जीवंत होती। आज हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अतिथि कलाकार श्री भरत सिंह भारती सर, जो बिहार के लोकगीत के लिए अद्भुत संवादक हैं। श्रीमती शुभ्रा गुहा जी हिंदुस्तानी गायन की प्रतिष्ठित साधिका हैं और आप कोलकाता से हैं। श्री सुमन कुमार जी गायक और मंच कलाकार, रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार हैं, आप पटना से हैं। एक बार जोरदार ताली से आप लोगों का अभिवादन। और इस परिसर में सकारात्मक ऊर्जा बने रहें, आप लोग लगातार जुड़े रहें और इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारे विभाग के आज संगत गायन के रूप में श्रीमती श्रुति गुप्ता जी सुब्रा मैम के साथ आई और उनका तबला पर संगत दे रहे हैं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्र पंडित सुरेश तलवरकर के शिष्य अमितेश सांडेले से छात्र। चंद्रमणि धार्मिक
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय अतिथियों का कि वे अपने अनुभव, विचार, यात्रा, संगीत कलाओं की झलकियां भी प्रस्तुत करेंगे। प्रिय श्रोताओं, यह सुनाना मैं सबसे पहले आभार हूँ संगीत नाटक अकादमी से और दारभंगा यूनिवर्सिटी की ताबनी जी से और आप सब जो मैं नहीं जानती हूँ किसी का नाम, क्षमा करिएगा। दरभंगा ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत गाना बजाना होता था, लेकिन मुझे कभी अवकाश नहीं हुआ यहाँ आने का। तो आज थोड़ा बहुत बातचीत करने का मौका मिला है, तो उस जरिए मैं बताऊंगी कि आवाज़ को थोड़ा ट्रेबल दीजिए, थोड़ा सा। हाँ, हेलो, हाँ। तो थोड़ा सा मेरा जो अनुभव है मैं बताना चाहूँगी। मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा वो सबके हमको कहा गया है कि संगीत जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए। मेरे संगीत जीवन मैं पहले बताऊं कि आप लोग सुन के आश्चर्य होंगे कि मैं जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ उस फैमिली में मैंने दूर दूर तक खोज लिया, कोई म्यूजिशियन पैदा नहीं हुआ था हमारे पहले। मैं म्यूजिशियन दवा नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा है। तो इस सिचुएशन में मेरे पिताजी जो थे बहुत क्लासिकल म्यूजिक के भक्त थे, तो ये एक जरिया भगवान ने बना दिया था। उन्हीं से मैं संगीत का जो प्रेम, संगीत से जो प्रेम हुआ, संगीत के साथ जो जुड़ गए हम, वो नदी नाव जो संयोग होता है ना, तो भगवान ईश्वर करा देता है। संगीत जन्म सब बहुत लोग संगीत सीखते हैं, और आप लोग को देख के अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे दूर दूर से आके सीखते हैं, और बहुत हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग सीखे सही तरीके से गुरु के साथ। जितना टाइम बिता सकेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं बचपन में गाना गाती थी, लेकिन लाइट गाना गाती थी, तो पापा से छुपा के, क्योंकि उनको खाली क्लासिकल म्यूजिक गाने की इजाज़त थी। तो छत पे चढ़ के मैं खूब गाती थी, कोई भी गाना, लेकिन सीखना पड़ा जो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। ब्लो हो रहा है और
बोलने हेलो, हाँ। तो जैसे भी हो, 6 साल की उम्र में मैंने गाना सीखना शुरू किया। हमारे गुरु थे उस टाइम का गिरिजा शंकर चक्रवर्ती का नाम बंगाल में वही एकमात्र गायक थे जो जिसका नाम दुनिया भर में हुआ था। तो उनका शिष्य था, मेरे गुरु के शिष्य थे, उनके पास शुरू किया था। फिर 10-12 साल सीखा। फिर मैं मिली, हमारे असली जो तालीम शुरू हुई वो हमारे गुरु उस्ताद अता हुसैन खान साहब और पंडित एस.एन. रतनकर जी के शिष्य पंडित सुनील बोस जी से, जो संगीत रिसर्च एकेडमी में गुरु के पद पे थे। तो वहाँ आने के बाद आप लोग संगीत रिसर्च एकेडमी के बारे में कुछ जानते हैं? बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, मालूम नहीं कि मालूम है? हाथ उठाइए। ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं बताती हूँ। संगीत रिसर्च एकेडमी ऐसी एक संस्था है जहाँ पे गुरु और शिष्य एक साथ रहते हैं और तालीम होती है। जो सोहबत है वो सीखते हैं बच्चे, और जो तहजीब होती है, बहुत बड़े बड़े गायक वादक ये सब लोग आते हैं वहाँ पे। तो एक महापीठ स्थान मैं जिसको कहती हूँ वो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे 40 साल तक हूँ। 40 साल, पिछले 40 साल मैंने वहाँ पे बिताया, तभी थोड़ा बहुत हासिल करता हूँ। वहाँ पे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, पंडित विभूति बुआ सारनाथ, विदुषी गिरिजा देवी जी, एकानंद मालिका कानंद, बहुत इमोस हुसैन खान साहब, उस्ताद अता खान साहब, बहुत लोग थे। तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला हमको, जो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती समझती हूँ, क्योंकि इतना मौका किसी को नहीं मिलता है एक जगह पे रह के। और सबके पास मैं नहीं सीखती थी। ये आपको समझना चाहिए, जो घराना आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस घराने से आप सीखते हैं, उसी घराने के दूसरे गायकों को पहले सुनिए। गुरु तो है ही, गुरु से तो सबसे पहले सब कुछ गुरु ही देता है। गुरु के साथ बैठ के कुछ सालों तक सीखिए, इसका कोई अर्थ नहीं है, सीखने का कोई अर्थ नहीं है। और गुरु परंपरा जो आपका है उसको निभाने के लिए, उसको और समृद्ध करने के लिए उस घराने के कुछ उस्ताद हो, पंडित हो, या और कोई घराने के कोई चीज़ अपनाने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाके आप एक घराने से दूसरा घराना जो अलग है, उस अलग जो भाव है उसको एक साथ मिला सकते हैं। जैसा दूध और पानी मिल जाए, पानी या तेल नहीं, तो दूध पानी मिल जाए, ऐसा करके मिलाना पड़ता है। वो बहुत बात की बात है। तो पहले जब आपको सीखना पड़ेगा, सबसे पहले जो गाएगा उसको तानपुरा मिलाना सबसे पहले आना चाहिए। तानपुरा अगर मिलाओ ठीक से तो तुमको सोचो कि आधा हमारा विद्या हासिल हो। और तबला भी उसी तरह से, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी गायक हो, वादक हो, उसका इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से मिलाना ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो मैं गाती हूँ
वो है ख्याल और ठुमरी। पहले तो ख्याल सीखना शुरू किया, उसके बाद सोचिए कि 15-18 साल के बाद मैं ठुमरी सीखना शुरू किया पंडित टीटी जोशी जी के पास पहले। तो उस वक्त तो ठुमरी का कोई अंदाज नहीं था। आप लोगों को मालूम ही है, अलग अलग ख्याल और ठुमरी बिल्कुल अलग है। उसका स्वर लगाना, उसका बोल बनाना, ठुमरी नृत्य के साथ एक गायन प्रथा है, तो उस हिसाब से शुरू हुआ था, उस हिसाब से। तो और ख्याल है बिल्कुल अलग। ख्याल में मैंने जो महसूस किया मैं बताती हूँ कि ख्याल में तो हम क्या करते हैं, ख्याल का मतलब क्या है, पहले आप लोग बताइए, कोई बताइए ख्याल का मतलब क्या है। उठ के बताओ, उठ के खड़े होकर बताइए ख्याल का मतलब क्या है। इमेजिन करना कुछ, इमेजिनेशन। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इमेजिनेशन करने के लिए अपना ख्याल खुशी में जो कुछ करना है वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ख्याल में हम लोग राग गाते हैं। राग मतलब एक डरने की चीज़ नहीं है। राग का मतलब है एक स्वरबद्ध आरोह अवरोह, उसका कुछ नियम है, शास्त्र है, विद्या है ये। तो सीखे बिना यूट्यूब से सीख के गाना बजाना नहीं होता है। खास करके ख्याल वगैरह, टप्पा, जो भी हो, होड़ी, चैती, कजरी, कुछ भी हो। तो आप लोगों को पहले मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग तो सीखते ही हो, आप लोगों को मालूम ही है कि राग को आप देख सकते हो, देख नहीं सकते हो ना? देख सकते हो? देख नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता है। लेकिन जब आप इस राग में, क्या हमारा हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत में कंपोज एक ही चीज़ है, वो है बंदिश, और सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। जैसे रागों का जो फ्रेजेस है, रागों का उच्चारण कैसा है, जैसे सा रे गा पा गा रे सा, ऐसे करने से भूखा भी नहीं होगा। इसका खास उच्चारण है सा रे पा रे गा सा। तो मैं जो कहना चाहती थी, कहने का मकसद ये है कि राग गाते वक्त आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा भी दिन आएगा ज़रूर 20-25 साल सीखने के बाद कि आप राग सामने देख सकते हो कि राग आके खड़ा हो जाएगा। एक फ्रेज बोलोगे तो राग आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन राग ऐसी चीज़ है कि ये बहुत साधना करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाके कुछ एक बूंद ज्ञान आपके अंदर हासिल हो। तो राग पहले सीखा, फिर बंदिश सीखा, राग का रूप सीखना पड़ता है। रूप बहुत तरीके से आप उठा सकते हैं, ये है इमेजिनेशन, कल्पना। अपना ख्याल जो आता है, आपको गुरु ने जो बताया वो तो सही है, लेकिन खुद का भी तो कुछ चिंतन, मनन, विचार, सोच, ये सब रहना चाहिए। नहीं तो किसी को आप कॉपी करोगे तो किसी का गाना
आप लता मंगेशकर को कोई अगर कॉपी करे, कौन सुनेगा? क्योंकि जो लता मंगेशकर गा के गई है, या कोई भी बड़े उस्ताद ले लो, उनका ही गाना हम गाते हैं, लेकिन कॉपी करना नहीं चाहिए। अपना सोच विचार बढ़ाओ, ताकि उसमें आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देने की कोशिश करो, तब तो राग नया होगा, एक नई उपज आएगी, नया रूप आपको देखने को मिल सकता है। आप लोगों को कुछ इसमें कुछ समझने की बात, कुछ पूछना चाहते हैं कोई? यहाँ तक जो कहा मैंने नहीं है, सब साफ है जो मैंने कहा। तो ये मैंने अनुभव किया है कि बढ़ा दिया है, मेरे रेट में टच होगा। जैसा जैसा आगे बढ़ते जाओगे, इसके अंदर डूबना पड़ेगा। अगर नदी के ऊपर आप चलोगे ना, सागर के समुद्र के ऊपर, देखना कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि सब लोग ऊपर देखते हैं, कोई अंदर नहीं जाता है। अंदर जाने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो अंदर जाने के लिए हमको बहुत साधना करनी पड़ेगी और अच्छे गुरु मिलने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो आपको रास्ता दिखाएगा, सबसे बड़ी बात है वो बहुत सही मिलना चाहिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, बाहर जाना शुरू किया, बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनाने का मौका मिला है। पंडित रविशंकर जी आए थे मेरे प्रोग्राम सुनने के लिए, उस्ताद विलायत खान साहब, अलीबर खान साहब, सब को सुनाने का मौका मिला और आशीर्वाद भी मिला है। जैसे ईश्वर को हम लोग ईश्वर को पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा होती है, वैसे रागों की पहले पूजा होगी। पूजा मतलब साधना, प्रैक्टिस, और दिल दिमाग लेके प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि जो ये बोलने से आपको भूपाली हो जाएगा, ये बात नहीं है। या ने सा गा मा पा ने सा रे गा मा गा मा रे सा, ये बोलने से क्या राग है ये बोलो, कौन सा संदेश? तो वो मैं गाऊँ या दूसरी गाऊँ? हाँ, वही गाऊँ। मिलेगी चीनी कम। हाँ हाँ हाँ, असल में जो असली तानपुरा है, उसमें जो मिजाज बनता है, इसमें वो मिजाज नहीं बनता है। Yeah.
अगले गाना में बोल बनाना लेकिन ठोकरी जैसा है। अपने पद बागे अपने मदर पा जा रे अपने मदर पा
पांच में ढूंढने जा रही हूँ।
निर्णायक कर चुके हैं। लोकगीत गायन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आपको बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है विंध्यवासिनी देवी वरिष्ठ पुरस्कार। आप बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत चयन प्रक्रिया के सदस्य के रूप में भी सम्मानित है। मॉरिशस सरकार द्वारा आयोजित सागर सर्व के सर्वाधार सर्वव्यापी सर्वेश्वर सर्वसहारी परम पिता परमेश्वर के परम धाम के परम धारी इस विशाल शिवस्थान के प्रतीक्षित व्यक्तित्व आपके मध्य इस आज के सभा को संबोधित करते हुए उद्घाटन करते हुए यहाँ से गए महोदय परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मंचासीन उपस्थित विद्वत्जन कलाकार साथियों, इस संस्थान के विशिष्ट अधिकारीगण, छात्र एवं छात्राएं, आदर सज्जन एवं उपस्थित श्रोतागण, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने इन कलाकारों को ऐसे सुमुहूर्त में सेवा करने का, मुखातिब होने का अवसर दिया है। आपकी इन कलाकारों को हार्दिक प्रसन्नता है और इसी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में आवाज में सुन ही रहे हैं, आवाज काम नहीं कर रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी आपका मेष इतना प्रबल है। मैं बोलने से आया हूँ। आप जानते हैं सोन के किनारे उसकी तरह में मैं रहता हूँ, जो भोजपुर के बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में है। तो आइए मैं आपको ले चलूं लोक गीतों के साथ, अपने को कुछ साझा करूं और आप अपने बारे में कुछ बताऊं। कलाकार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसका मैं भूपी हूँ और उसी क्रम को मैं आपके समक्ष कुछ रखूँगा। आप जानते हैं संगीत एक ऐसी विधा है जो लोक और परलोक दोनों में ये अपना कार्य करती है। लोक में तो आपको तो आनंद देती ही है और परलोक हमारे संस्कृति में परलोक भी है, पुनर्जन्म भी है। इस आधार पर मैं कहता हूँ कि वहाँ भी यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी फिर जगह कहती है ये संगीत। तो वो संगीत के बारे में जितना कुछ कहूँ थोड़ा होगा। देवर्षि नारद जी का नाम आपने सुना होगा। त्रैलोक से भ्रमण करते हुए जब विष्णु लोक में पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु से सज्जा पर पड़े हुए, लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही है। नारद बोले कि महाराज आश्चर्य महान आश्चर्य,
भगवान को भारत उसके आशीष की बात आके आशीष में रखने गया। बोले कि महाराज मैं त्रिलोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ, चक्ष में, नर में, नाग में, इंद्र में, हर चीज में आपको ही देखते आ रहा हूँ, आपकी ही छवि नजर आ रही है। और यहाँ भी आया हूँ, देख रहा हूँ लक्ष्मी के साथ साथ मुँह कर रही है। आपको कहना होगा, बताना होगा सत्य रूप से आप वास्तविक रूप से आपका निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कुछ ऐसा ना होगा। तो मुस्कुराए, नारद ये जो मुझे देख रहे हो लक्ष्मी के साथ गमन करते हुए, मैं यहाँ नहीं हूँ। जोगी जति जन्म जन्मांतर हमारी तपस्या करते हैं कि एक क्षण हमारी हृदय के अंदर आ गए, वहाँ भी नहीं। तो कहाँ है? सुनो, बोले ना हम बसाने मेरे थे जोगी नाम ज्ञान से, ना हम बसाने मेरे थे जोगी नाम ज्ञान से नारद जी, जो मुझे बैकुंठ जाते रहे हो और योगी यदि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि एक क्षण एक दो उसके हृदय में आ गए, वहाँ भी मैं नहीं हूँ। और यहाँ कहाँ हूँ? मैं वहाँ हूँ जो भक्त मुझे संगीत में गाकर प्रेम से बुलाता है। भगवान ने संगीत कितनी मात्रा की, इतनी प्राथमिकता दी, इतना हो सके। ये संगीत 3 भागों में बटा हुआ। संगीत वैसे तो देखने में एक है, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ है। शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, सुगत संगीत है, लोक संगीत है। तो हर उसकी विधा अलग अलग है। तो मैं आपके समक्ष लोक गीतों की कुछ चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत भी मैंने कुछ सीखा। आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे, हमारे गुरु थे कानपुर आरा के रहने वाले बड़े यशस्वी, बड़े नामी गिरामी, उनका नाम जानते होंगे, ललन जी। बड़े बड़े विद्वान गायक आते थे उनके यहाँ और सम्मान पाते थे, कला का परिचय देते थे। वैसे वो संगीत के विद्वान नहीं है। तो वहाँ मैं शास्त्रीय संगीत सीखा, लेकिन शास्त्रीय लोग इधर भी ढल गए और अच्छा लगा सीखा। आइए शास्त्रीय के बाद लोकगीत में जो है तो हमारी रुचि करीब 10 बरस से जुनून सवार होना होता है। जुनून सवार नहीं होता, जहाँ कहीं भी संगीत की स्वर सुनते, तबला प्रसाद सुनते, रात हो विराट हो, कभी भी निकल जाते थे। इसके लिए मुझे दंड भी जाना पड़ता था। हमारे गार्जियन, चाहे कोई गार्जियन वैसा नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का हमारे इच्छा घर से छत कर निकल जाए, लेकिन हमें जब वो आवाज़ सुनते थे कीर्तन मंडली का कहीं कहीं, तो हमारे ठीक मानता नहीं था, रात कहीं। इसके लिए मुझे बहुत प्रताड़ना भी सहना पड़ा है। और चूँकि हमारे गार्जियन से वो भी संगीत सीखना चाहते थे, गुरु रखे,
लेकिन पानी नहीं है। बड़ी परिश्रम करने के बाद, बड़ी खर्च करने के बाद सैनिक नहीं जीत सके, नहीं पा सके। इसलिए और भी इसके खिलाफ और हम जो इस बिहार में जो लगे हुए थे हमारे नहीं, तुमको इस बिहार में नहीं जाना है और ये बोले ये भिखमंगी विद्या है, इसमें नहीं जाना चाहिए। कहा कि चाहे जो विद्या हो उसके ऊपर को सच रहा है और इसीलिए चलते रहकर बहुत प्रताड़ना से चलना कराने के लिए इसमें यहाँ तक कि हमें दूसरा लफंगा का भी टाइटल मिला समाज में। वैसे उस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन सब समय का फैसला है कि समय बीता और आकाशवाणी पटना में मुझे स्थान मिला और जब जगह मिल गया, एक प्रोग्राम हुआ, घर के लोगों ने सुना, माँ सुनी, हमारे गार्जियन सुने, गाँव के लोग सुने, बाहर के लोग सुने, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, संगीत भी कोई चीज़ है और सीखना चाहिए। उसी दिन से मुझे घर से मिल गया, मान्यता मिल गई। अब कोई बोलने उम्मीद वाले वाला नहीं था और तब से कार्य शुरू हुआ। आपके समक्ष है, पता नहीं कितना परिश्रम किए हैं, कितना कार्यक्रम किए हैं, अगर गिनते तो करोड़ों में हो सकता। कितना हम कार्यक्रम किए हैं, घर घर गांव गांव में घूम घूम कर, देश विदेश और गांव गांव तक में कार्यक्रम किया। आपके समक्ष आपने सराहा, मुझे सम्मान भी मिला। मेरा सम्मान नहीं हो तो आपका सम्मान है, मेरा प्रदर्शन तो आपका है। भाइये, ये मेरी कहानी है और मैं चाहूँगा कि आप भी संगीत में लगे रहिए। संगीत ऐसी विधा है कि लोक और परलोक दोनों को आबाद कहीं से घाटा का गाने के पक्ष में ही नहीं, आवाज काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद आप सुना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गीत सुना रहे हैं, वो गीत सचमुच अगर ज्ञान की गंगा और स्नेह का स्रोत बहता है तो वो है हमारे हिंदुस्तान, जहाँ माँ बेटी का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, स्त्री पति का प्रेम, यहाँ तक कि भाई भाई का प्रेम कितना हृदय विदारक और मर्म स्पर्शी होता है। जब लक्ष्मण को सच्ची भांगती थी तो राम के शब्दों में तुलसी ने ढंकी की आग में कहा कि चौजन चौपन बंधु बिछो पिता पुत्र मंत्रों नहीं। आगे कहा उन्होंने, जय हो अवध कवल लाई नारी एक प्रबंध को। लक्ष्मी को सच्ची शक्ति बांधती थी, राम आहत। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा हो सकता है, किसी को वो समस्या आ सकती है। आइए इसी आशय पर आधारित एक लाइन में गीत सुना रहा हूँ आपको, योग की।
दुनिया में ऊंचा सबसे 2.5 अक्षर प्रेम बाटे जेकरा नाम गाना छो वो करो ऊंचा बाटे भाई के प्रीतिया जे भाई भाई रहेगा महिमा कर कतना समाधर किया पे जेकरा से चले राम ऐसन पुरख कि अखिया से डरना भाई के बिछुड़ल बाजोरी बिछुड़ल बाजोरी भाई के बिछुड़ल बाजोरी भजन है और ये प्रसंग है नाग लीला का प्रसंग। लीला पुरुषोत्तम भगवान कैसे जबकि उनका सहपाठियों के साथ गेंद खेल रहे थे और गेंद उस काली गहने पर गिर गया और उसको पाने के लिए उसने प्रविष्ट किए। अंत में जाकर नाग और नागिन से लड़ाई लेनी पड़ी और फिर उस गेंद को लेकर के वापिस यही
चले रहा हूँ। आगे के बोल दादा मिठाई का को दिएगा मोबाइल
सबका उत्साह वर्धन करने के लिए, अपने यात्रा में हमें जोड़ने के लिए हम आपके प्रति जितना भी आभार व्यक्त करें कम है। आपकी ये यात्रा, जो संघर्ष और आपके कला के प्रति प्रेम हम सबको अपनी ओर खींचा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ कार्यक्रम के आगे अगले भाव को बढ़ते हैं और हमारे बीच आने वाले जो विशिष्ट विद्वान हैं उनका परिचय कराना हम रंगकर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हैं श्री सुमन कुमार जी। एक बार जोरदार ताली से सर का स्वागत करें। आप मगध विश्वविद्यालय बोध गया से साइंस ग्रेजुएट और LLB की उपाधि प्राप्त श्री सुमन कुमार जी ने 1962 से ही थिएटर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा की। 1985 से आप टीवी में भी सक्रिय हो गए। हिंदी, मगधी, भोजपुरी और मैथिली थिएटर में आपने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नाटक, रंगमंच में आपका अभूतपूर्व योगदान है। मॉडर्न इंडियन थिएटर के विविध पक्षों को लेकर आपने महत्वपूर्ण काम किया। भिखारी ठाकुर जी के नाच शैली को आपने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया। कला संगम पटना के आप सह-संस्थापक सदस्य रहे हैं। कला जागरण पटना के आप सह-संस्थापक सचिव हैं। स्टेज रिप्रेजेंटेशन एंकर एसोसिएशन बिहार के स्टेज रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। आप बिहार संगीत नाटक अकादमी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर तथा संगीत संस्कृति विभाग बिहार सरकार के सम्मान समारोह में आप जूरी मेंबर भी रहे हैं। विभिन्न आयोजनों में आप सम्मानित निर्णायक भूमिका भी अदा कर चुके हैं, जिनमें ऑल इंडिया सिविल सर्विस थिएटर फेस्टिवल, इंटर कॉलेज थिएटर फेस्टिवल, इंटर स्कूल वन एक्ट प्ले फेस्टिवल, इंटर स्टेट यूथ फेस्टिवल, इंग्लिश प्ले फेस्टिवल, इंटर कॉलेज माइंड कल्चर एक्टिविटी मुख्य रूप से गणनीय है। बच्चों और पीरियड हिस्टोरिकल प्ले के लिए आपने भिखारी ठाकुर के नाच पार्टी का लोक रंग नाट्य शैली में प्रस्तुत किया है। आपको अनेक सम्मान प्राप्त है, जिसमें भिखारी ठाकुर सम्मान वरीय बिहार सरकार द्वारा आपको प्राप्त है, जिसमें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थिएटर में, नाटक भूषण कटक उड़ीसा में, इंडियन थिएटर के अनेक ऐसे पुरस्कार हैं जो यहाँ पे बताना असंभव है। सर, आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के संदर्भ में किए गए कार्य और प्रकाशित आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। 150 से अधिक स्टेज प्ले और 500 से अधिक प्ले और ऐसे असंख्य कार्यक्रम जो विभिन्न स्थानों पर नाटक के विविध के लिए प्रमुख रूप से गणमान्य अतिथियों के समक्ष किया जा सकता है। आपने उसके महत्वपूर्ण अदा लाइट, साउंड, डायरेक्शन, लोक स्टेज, डांस इत्यादि के लिए आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। असंख्य कार्य थिएटर के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आप कोऑर्डिनेटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, कोरियोग्राफर के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। NEJCC इलाहाबाद फोक फेस्टिवल झांकी के एक्सपर्ट कमेटी के आप माननीय सदस्य, वैशाली राजगीर महोत्सव में आप एक उद्घोषक के रूप में बिहार की ओर से महत्वपूर्ण रूप से उपस्थिति रही है। बिहार लोक इंटर स्टेट कल्चर मीट के जो बनारस हैदराबाद में हुआ उसके आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं। चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप आपके द्वारा, उसका संचालन आपके द्वारा हुआ। विभिन्न युवा महोत्सव में आपने निर्देशन का काम किया। ऐसे असंख्य उल्लेखनीय कार्य आपने किया है, जिसका किसी एक मंच से समूचा
मन से समूचा बातों को बताना बहुत ही दयनीय होगा और हम सब आपको पाकर यहाँ पर अत्यंत गौरवान्वित है। हम रंगकर और संगीत के छात्रों के लिए आज का यह सेशन बहुत ही लाभकारी होगा ऐसे आशा करते हैं। सर, आपकी उपस्थिति हम लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। हम शोधकर्ताओं, नाटककारों को एक अनुभूति मिलता है कि एक यात्रा कहाँ तक जा सकती है। सर, आपको बधाई इस बात के लिए कि कल 2 दिन पहले ही आपको थिएटर में, रंगमंच में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके लिए बधाई देते हैं और यहाँ पर गौरवान्वित है। आपका सहर्ष हम स्वागत, अभिनंदन अपने विभाग की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। नीतीश जी ने काफी कुछ मेरे बारे में कह दिया है और बहुत बताने की जरूरत नहीं है। वैसे रंगमंच जो है जिसमें हम लोग काम करते हैं और मूल रूप से जो थिएटर का स्वरूप है उसमें सिर्फ एक विद्या नहीं है, उसमें संगीत भी है, नाटक तो है ही, उससे लाइटिंग, डिजाइनिंग, सारा कुछ उसमें सब जुड़ा हुआ है। और जब तक कि आपको उसमें लेखकीय अच्छी चीज नहीं मिलेगी, यानी कि लेखक का लिखा हुआ अच्छा चीज नहीं मिलेगा, तो आप बहुत आगे काम नहीं कर सकते। काम आप कीजिएगा लेकिन होगा क्या कि आपको उसमें बहुत सारे अड़चन आएंगे। मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैं गांव का पाठशाला से पढ़ा हुआ लड़का, बाद में गोरखपुर में गया, मेरे पिताजी गोरखपुर में थे, तो वहाँ रेलवे स्कूल में मेरी पढ़ाई परवरिश हुई और रेलवे स्कूल से मैंने 8वीं क्लास तक पास किया। उसके बाद वहाँ मैं हॉकी खेलता था, थिएटर से मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन वहाँ के बाद मैं बरौनी आया और बरौनी जब आया तो RKC चमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल है बरौनी में, तो वहाँ हमने एडमिशन लिया क्लास 8th में। तो सरस्वती पूजा में तो नाटक बच्चे हमेशा ही करते रहते हैं, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वो मेरा पहला अनुभव है। उसके बाद धीरे धीरे और आगे जब बढ़ते गए तो कॉलेज में हम आए, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आए पटना में, तो वहाँ नाटक का ऐसा कोई माहौल नहीं था कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। और एक संस्था जो जिसकी चर्चा इन्होंने की, कला संगम, वो मृतप्राय थी। उसके बाद उसमें हमने नाटक करना शुरू किया। नाटक की बुनियाद वहाँ पर, वैसे तो मेरे गाँव वहाँ गढ़हरा रेलवे इंस्टीट्यूट में पढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने लोकल राइटर्स के लिखे हुए नाटक किए थे। और चाइना वार के समय में मैं जब ट्रांसशिपमेंट डिवार्ड है गढ़हरा में, तो वहाँ पे हमारे सैनिक आते थे और जाते थे बॉर्डर पे, तो उनके मनोरंजन के लिए वहाँ पे कुछ कार्यक्रम किया जाता था। और वो मनोरंजन उनका, हम ही लोग वहाँ जो इंस्टीट्यूट के लड़के थे और जो रेलवे क्वार्टर में लड़के रहते थे, वही लोग उनका मनोरंजन करते थे। तो इस तरह से वो बुनियाद पड़ गई। और बुनियाद पड़ने के बाद जब मैं हायर सेकेंडरी पास करके पटना आया, पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारा एडमिशन हुआ BSc पार्ट 1 में। तो वो दौर था कि 66 में मैं पटना आया था। वहाँ पे वो दौर था कि नाटक से हम यहाँ नहीं जुड़े थे गांव में। वहाँ तो जुड़े हुए थे, गढ़हरा में, बरौनी में जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ नहीं जुड़े। यहाँ आए तो सतीश आनंद हमारे मित्र थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, वो हमारे साथ नाटक करने लग गए। और एक इत्तेफाक है कि मैं वहाँ पे मीठापुर के पास कोई ऑर्केस्ट्रा नाम की एक संस्था थी। उस संस्था में नाटक तो नहीं होते थे, ज्यादा म्यूजिकल प्रोग्राम होते थे, ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम होते थे। लेकिन उस बार एक नाटक हो रहा था। उस नाटक में चोर की भूमिका सतीश कर रहे थे और CID इंस्पेक्टर की भूमिका मैं कर रहा था। तो दोनों का परिचय वहाँ हुआ। उसके बाद हम लोग कॉलेज में चले गए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से नाटक, जो उनकी एक संस्था थी, एक ही साल एक नाटक प्रायश्चित हुआ था, वो बंद पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि चलो ना हम लोग मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो कला संगम स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो
बहुत सारे उसमें वेरिएशन है, अंधा युग कहिए, बहुत सारे नाटक हैं, सैकड़ों नाटक कहिए उस समय हम लोगों ने करना शुरू किया। और हिंदी रंगमंच की पहचान हम जो आज आधुनिक रंगमंच पे आए हुए हैं, और अभी तो अति आधुनिक रंगमंच पे हम चले गए। पहले हम आधुनिक, देखिए जब पारसी रंगमंच था उस समय डायलॉग बोलने का अंदाज कुछ और होता था। जब ऐतिहासिक रंगमंच आया तो उस समय डायलॉग बोलने का अंदाज कुछ और होता था। और जब ये हमारे सामाजिक समसामयिक नाटक हुए और जब संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी हुई, उसके बाद से मैं इनका आभार प्रकट करना भूल गया था। सबसे पहले तो मैं इन्हीं का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अब उसमें कहाँ कहाँ हम उन बातों में जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि अब नाटक की स्थिति जो है, डॉक्टर चतुर्भुज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पहली बार उन्होंने नाटक की शुरुआत की। और मैं मेरे वो स्टेशन मैं आकाशवाणी पटना में जब अनाउंसर बना, 74 में रेगुलर हुआ, 70 में मैं कैजुअल था, और नाटक वॉइस में 66 में आया था। तो उसके पहले हमारे गुरु थे गोपाल प्रसाद, और गोपाल प्रसाद वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो गोपाल भैया के साथ जो है हम और सतीश दोनों शाम के वक्त जाते थे उनसे नाटक सीखने के लिए। तो कैसे माइक्रोफोन पे बोला जाता है, कैसे मंच पे बोला जाता है, और कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम अपने आप को, अलग करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नाटक का मीडिया जो है रेडियो के लिए वो ध्वनि का माध्यम है, और ध्वनि से हम नाटक को सुनते हैं और उससे हम इमेजिन करते हैं कि ये क्या होगा। अगर पत्ते की खड़खड़ाहट देनी है, कोई भी आवाज देनी है, बातों की गड़गड़ाहट देनी है, उसे जो भी नाटक है उसके मुताबिक उसमें म्यूजिक डाला जाता है। और अगर हम थिएटर की बात करते हैं तो इसमें जो हम हैं वो रूबरू आपके सामने है। और ये जो विधा है ये बहुत समसामयिक है, और सैकड़ों वर्षों से क्या हजारों वर्षों से ये विधा चलती आ रही है। आज हम भले आधुनिक और आधुनिकतम रंगमंच पे चले गए हों, लेकिन ये विधा बहुत पहले से चली आ रही है। और पहले लोक गायन होता था, लोक शैली की चीजें होती थी, रामायण महाभारत, इससे सारी कुछ चीजें निकल के बाहर आई। लेकिन फिर जब हम समसामयिक नाटकों के दौर में पहुंचते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश ने लिखा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं आग्रह करूंगा कि आप उस नाटक को जरूर पढ़िए। आधे अधूरे नाटक ऐसा नाटक है जिसके एक लाइन को, एक सेंटेंस को आप एक इधर से उधर नहीं कर सकते। और मोहन राकेश जी ने श्यामानंद जालान से मिलके कलकत्ता में उसकी रचना की थी, और वो बहुत अद्भुत प्ले है। उस नाटक को हमने, उसके 40 शोज किए हमने लगभग, और बहुत सारे जगहों पे उसका प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में, बॉम्बे में, कई जगह हम लोगों ने प्रदर्शन किया। तो उसमें सबसे अद्भुत बात, एक बात ऐसी हुई कि देहरादून में हम प्रदर्शन कर रहे थे, देहरादून में उस नाटक का मंचन हो रहा था, ऑडियंस इतनी आ गई, हाउसफुल हो गया, और पहला प्रदर्शन देखने के बाद लोगों ने बहुत हल्ला करना शुरू किया कि नहीं एक बार फिर से की। अब देखिए ये एक बार फिर जो पहले ऐतिहासिक नाटकों में होता था कि इस प्रसंग को आप एक बार फिर से डालिए और पर्दा उठाओ पर्दा गिरा होता था, वो प्रसंग वहां करना पड़ा, दोबारा हम लोगों ने नाटक किया। तो आधे अधूरे में मैं बेटा का किरदार करता था, और सतीश आनंद जो है पांचों उसका किरदार करते थे, और विनीता अग्रवाल की बहुत आपकी मशहूर जो आप जान रहे हैं विमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज की वो लेक्चरर थी, और उसमें शुक्ला पार्टी भी थी उस समय। तो विनीता जी ने उसमें माँ की भूमिका की थी, और 2 लड़कियां थी उसी कॉलेज की, उन लोगों ने किडनी की भूमिका की थी। तो बहुत ही बेहतरीन प्ले है वो, उसको आप पढ़िए। उसके बाद हम आते हैं अगर अंधा युग पे। अंधा युग अपने युग का ही नहीं, हर युग को प्रतिनिधित्व देता है। अंधा युग जो धर्मवीर भारती ने लिखा, बहुत पहले लिखा है,
और कोई ऐसा शहर नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा विदेश में या हमारे भारत में जितने शहर हैं वहाँ अंधा युग नाटक नहीं प्रोड्यूस किया गया। वो अंधा युग में एक अद्भुत कृति बनी हुई है। अंधा युग जो है वो अपने समय की कथा तो कहता ही है और आम जन के साथ वो बहुत ज्यादा जुड़ता है। आज भी आप देखिए, मैं अंधा युग के बारे में उसके कुछ पंक्तियां आपके सामने रेंडर कर रहा हूँ, जो शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी और यहाँ पढ़ाया भी जाता होगा। इस यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है। ये अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय, ये अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ शुभ था, सुंदर था, कोमलतम था, वो हार गया। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या छाई, चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सोना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। ये रेंडरिंग है, ये तो इसको कोरस में भी कहा जा सकता है और जैसे भी आप गवा सकते हैं उसको आप गवा सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। इसमें अश्वत्थामा के बारे में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। अश्वत्थामा कैरेक्टर जो है, मैं तो बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो बैठने में हमको दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मूवमेंट करके इसको बताता। हालांकि वो डायलॉग मुझे याद है लेकिन वो मूवमेंट के लिए वो कैरेक्टर्स नहीं हो पाएंगे। मैं इसको बोलने की शैली में ही बताने की कोशिश करता हूँ कि वो आप सुन लीजिए। रंगमंच के छात्र हैं, अगर आपकी आवश्यकता है तो वो अगर कर सकते हैं तो आइए, मैं डायलॉग बोलता हूँ, आप करके दिखाइए। मैं कोशिश करता हूँ, आइए आप मेरे सामने आइए। मैं अगर आप लोगों ने जरा भी पढ़ा होगा तो आइए। सर अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा, हाँ आप एक्टिंग करो, मैं बता रहा हूँ, सेंटेंस पर बता रहा हूँ, उसके साथ एक्टिंग करो। आप बैठो नीचे बैठो। आप इमेजिन करो कि सामने धनुष है और उसके बाद मैं जैसे जैसे डायलॉग आएगा वैसे वैसे आप उनके अपना काम शुरू करें। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा था जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। कुचले हुए सांप सब भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसे है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था पापी धृष्टद्युम्न ने आंखों से खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता। मेरे पिता थे अपराधे, अर्थ सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने कर डाला। धर्मराज होकर वो बोले
या कुंजन, मानव को उन्होंने पशु से अलग नहीं किया, उस दिन से मैं हूं पशु, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी अंधी गुफाओं में भटक गया हूं। गुफा ये बड़ा है, दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोटी दूधे के मन में शेष आता है, गंदा कप, बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात करूं, आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यात्रा नहीं होगी। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है, पीछे से इस पर करूंगा वार, इन भूखे पंजों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस पहाड़ी के पीछे, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटुतम हो, फिर भी रहूंगा शेष, केवल सत्य। गांधारी का स्वाद जो उन्होंने दिया था वो मैं वो रेंडर करना चाहता हूँ। गांधारी का स्वाद बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद है एक और है, कृपा चाहते नहीं है, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रामकृष्ण बेनीपुरी जी का वो अम्रपाली के बारे में कुछ डायलॉग्स बताऊंगा, जो मैं जानता हूँ, जितनी तरह से मैं जानता हूँ वो मैं बताऊंगा। रक्षा करो तुम अर्जुन, मैंने सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडवों को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा शांत नहीं होगी कृष्ण की। अच्छा चलो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो युद्ध को, साक्षी रहोगे। विवश किया मुझे अर्जुन ने, ये लो ब्रह्मास्त्र। ये क्या किया, ये क्या किया अश्वत्थामा नराधम, ये क्या किया? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधा बनके? मैं हूं व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं की बालों में सट फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय। देखो मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की, तो देखो कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। ये उसके बाद अट्टहास करता है ये अश्वत्थामा, और फिर वो मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों सहित मेरा वध करने को आते थे। अर्जुन सुनो, मैं हूं आप, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तुम मत कर मनुष्यता को वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला गया। व्यास,
मैं हूं वाचक, मुझको क्या रीति आक्रमण की पीछे हटना मुझको या मेरे पिता ने मुझे सिखलाया ही नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, तो अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, ये अछूत अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित किले उत्तरा के गर्भ में वापस नहीं होगा। अब ये तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया, मैं था नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। ये प्रसंग है और इसका गांधारी का श्राप है। गांधारी का श्राप बहुत जबरदस्त। गांधारी ने जो श्राप दिया है कृष्ण को, बहुत ही जबरदस्त है। उसके बारे में काफी कुछ पढ़ाई होगा आपने, ऐसा नहीं है। ये गांधारी श्राप देती है इसको, तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र किया है। ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जन्मों के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था ये युद्ध। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म से। क्यों नहीं तुमने ये शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल, सच्ची तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्ष साधारण जात के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे साधारण जात के हाथों। माता प्रभु पर पुत्र ने तुम्हारा, तुम माता। मैंने अर्जुन से कहा, सारे क्या समुद्र लांघा जा सकता है? क्या सोने का महल लाख जैसा धड़क सकता है? लेकिन एक अलौकिक नारी के चलते ये सब अलौकिक बातें होकर रही है। लेकिन आज शत्रु भी अलौकिक पुरुष है। सुनिए, ये धर्म की वाणी नहीं है सम्राट। सुनिए, तुम बहुत चाह करते हो, तुम मेरे सखा हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि सम्राट
हमेशा ही सम्राट होता है और मगध सम्राट की आज्ञा अचल अटल है कि वैशाली पर हमें विजय प्राप्त करनी है, अम्बपाली को राजगिरी लाना ही है। ये बहुत सारी चीजें हैं नहीं है, लेकिन ये जब जाता है अम्बपाली के पास तो वहां जो इसको ठोकर मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगधपति की आज्ञा, मगधपति मत कहो राजनर्तकी, मैं मगधपति की हैसियत से यहाँ नहीं आया। मगधपति इस वेशभूषा में नहीं आया करते, क्षमा करें मुझसे गलती हुई। मगधपति तो धनुष की टंकार और तलवारों के झंकार के साथ आया करते हैं। मगध को अपने धनुष और तलवार पर भी कम नाज नहीं है। राजनर्तकी, तुम्हारे व्यंग में भी सच्चाई है। सिर्फ एक बात कहना मैं भूल गई, क्षमा कीजिएगा। तुम्हारे लिए हमेशा क्षमा है, क्योंकि मैं नारी हूं और सुंदर भी। तुम सुंदरी हो, इसमें सच्चाई है। और इसमें भी सच्चाई है कि मगध को धनुष और तलवार के साथ साथ अपनी महामंत्री बस्कार पर भी कम नाज नहीं है। तुम बस्कार पर नाच करती हो, नाराज क्यों हो राजनर्तकी? लेकिन मंत्री वही है जो विजय का पथ प्रशस्त करे। चाहे जिस खंडित उपाय से विजय का पथ हमेशा कीचड़ से भरा हो और रक्त से सना होता है। जो गंदगी और खून से डरे उसे सिर से मुकुट उतार कर हाथ में भिक्षा पात्र ले लेते हैं। भगवान बुद्ध ने मगधपति की यही शिक्षा दी थी। भगवान बुद्ध ने तो बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन उसमें से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से भगवान बुद्ध के वो शिष्य बन जाते हैं, लेकिन जब उसके पास जाते हैं, अम्बपाली के पास जाते हैं, तो वो प्रसंग बड़ा जटिल है थोड़ा सा। मगधपति आसन ग्रहण करें, नहीं मुझसे बैठा नहीं जाएगा। सुंदरी, सुंदरी कहकर मेरा अपमान न कीजिए। हाँ हाँ, समझा समझा। अच्छा, सुंदरी का आग्रह कोई कैसे टाल सकता है? अच्छा आओ बैठो। अजात शत्रु, बैठो सुंदरी। क्या नारियां सिर्फ सुंदरी होती है? हाँ, जो सुंदर नहीं है वो नारी नहीं है। ठीक उसी तरह जो वीर नहीं है वो मर्द नहीं है। नारी वीर भी हो सकती है और मर्द सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को प्राकृतिक गवर्नर डाला ही समझो। क्यों? मैं गुरु क्यों यही देख रही हो, उसके आगे की चीज देख रही हूँ। सम्राट, मैं उसके आगे की चीज देख रहा हूँ, उसके पीछे की भी चीज देख रहा हूँ। तो मुखमुद्रा पढ़ सकती है, आप सर चला सकते हैं। तुम जैसी राजनर्तकी पाकर कोई भी राज्य धन हो जाएगा। आप मेरा अपमान कर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सम्मान देने आया हूँ। वैशाली विजेता आज यहाँ राजनर्तकी को अम्बपाली से पढ़ने की भीख मांगे आया है। क्या यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। उफ, तुम कितनी अम्बपाली प्रशंसा की भूखी नहीं मगधपति, और ये प्रशंसा वैशाली विजेता के मुख से ऐसी प्रशंसा वो लानत समझती है। घोंसले को उजाड़ने वाली पहेलिए से चिड़िया छुटकार करना पसंद नहीं करती। हाँ, पहले पंख फड़फड़ाती है, चंगुल और चोट चलाती है, लेकिन पीछे पालतू बनकर हाथ पर खेलती है, कंधे पर फुदकती है और सिर पर घोंसला बनाती है। क्यों? कोई ऐसी चिड़िया भी नहीं हो सकती तो पंख फड़फड़ाकर मत डालना पसंद करेगी, लेकिन बहेलिया का एहसान नहीं लेगी। ऐसी चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। आदमी सिर्फ चिड़िया नहीं है, मगधपति साधारण आदमी नहीं है, अम्बपाली भी साधारण नारी नहीं है। तुम क्या बोल रही हो सुंदरी? आप क्या चाह रहे हैं मगधपति? मैं क्या चाहता हूँ ये कहने की जरूरत रह गई? तो सुनो, अम्बपाली वैशाली विजेता की राजनर्तकी बनेगी, उसे राजगिरी चढ़ने का निमंत्रण देने आया। ये पसंद है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न को मैं एक, आप लोगों ने तुगलक नाटक पढ़ा है? पढ़ा है तुगलक नाटक? तुगलक नाटक के बारे में वो भी 78-79 में हम तो उसमें तुगलक तो आप जान रहे हैं कि सन की है।
दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले जाता है। उसमें बहुत घटनाएं घटती है, बहुत सारी घटनाएं उस बीच में घटती रहती हैं और सब घटनाओं का गवाह होता है दो आदमी, एक अजीज और एक आदम। तो मैंने तो उसमें अजीज की भूमिका निभाई थी, जो हर चीज का काट दिखा देता है। जो वो चमड़े का सिक्का चलाता है वो उंगली चला देता है, जो खेड़े का धोबी है, लेकिन जहां जहां तुगलक गया है वहां वहां वो गया है और उसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है तुगलक को कि मार दिया जाए इसको किसी तरह। लेकिन इसको ये भनक लग जाती है, तुगलक के लोग काफी पीछे पड़े रहते हैं और उसको ये भनक लग जाती है। मैं बस 5 मिनट का वक्त और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। भनक लगती है तो पता चलता है कि हमारी सौतेली माँ जो है वही हमारे पीछे पड़ी हुई है कि हमको मरवा दिया। तो वहाँ जब इसको मालूम हो जाता है और इसने इसके सिपा सलात का भी खून करा दिया है और ये सब घटनाएं तुगलक को मालूम है, तो तुगलक के अल्फाज इतने ज़बरदस्त हैं कि आप जो पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि अगर आपको आकाशवाणी या कहीं और भी जाना है तो ऑडिशन देने के लिए जाना है तो आप उन शब्दों को पढ़ें। उन शब्दों में बहुत गहराई है, बहुत चीज़ें हैं। तुगलक नाटक में बहुत लंबा प्ले है और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। बस एक प्रसंग में वही इसका बोलता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। तुगलक कहता है सौतेली माँ को, सौतेली माँ बहुत कोशिश कर रही है कि इसको मरवा दिया जाए, लेकिन ये बात इसको मालूम हो जाती है। तो जैसे ही आती है उसके सामने वैसे ही अल्लाह के लिए ऐसा मत करो वो बोलती है। तो ये कहता है कि तूने ज़नाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक ही सजा दर्ज है कि तुझे बाजार के बीचों बीच खंभे। ये प्रसंग छोटा सा है। पूरे आलम को कत्ल करने का वो है ना, उनको बड़ी उम्र है, लेकिन वो डायलॉग मुझे याद नहीं है। स्क्रिप्ट में है नहीं, उनको बड़ी उम्र है, बहुत जबरदस्त डायलॉग है। और वो कई प्रसंग हैं उसके साथ, बड़े बहुत सारे लोग हैं उसमें जुड़े हुए। अगर किसी लड़के को कोई जिज्ञासा है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है किसी की बात पर। आप बोलिए किसी नाटक के बारे में, चाहे अंधा युग हो, आधे अधूरे हो, ये और बहुत सारे नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटकों का तो मैंने एक सीरीज ही खोल रखा है। बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक मैंने किए हैं। लगभग 17 साल से लगातार चतुर्भुज जी के नाम पर मैं ऐतिहासिक नाटक महोत्सव होता हूँ और हर साल एक नया नाटक। तो मैं देखिए बात क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़मीन किसी की खिसक जाती है। मेरी सिर्फ ज़मीन एक समय खिसक गई थी और मैं कहीं हमारे यहाँ डॉक्टर चतुर्भुज चेयर की स्थापना हुई है। जी। तो जब आप नाटक करें तो इस चेयर के अंतर्गत एक नाटक करें, ऐसा नहीं हम आपको बता रहे हैं कि मैं 17 साल से कर रहा हूँ फेस्टिवल। तो हमारे यहाँ एक करें, हमारे विभाग कर देंगे आप उसकी जब करिएगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ऐतिहासिक नाटकों को करने में, बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनके जो रवानगी है, जो शीलापन जो है वो कैरेक्टर को बांधता है और वो कैरेक्टर उभर के निकलता है। सारे नाटकों में आप देखिएगा, जितना शिवाजी है, चाहे और भी बहुत सारे नाटक हैं। हमने रावण भी किया था, अभी 2 साल पहले रावण किया था। पिछले साल हमने जो ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव में पाटलिपुत्र का राजकुमार किया था, वो अगर कहिएगा तो हम यहाँ कर देंगे, वो मेरे पास तैयार प्ले है। तो अभी हर साल एक नया नाटक मैं करता हूँ चतुर्भुज जी। मैं ये किस्सा बताना चाह रहा था कि मेरी ज़मीन जब खिसक गई थी और कला संगम एक तरह से पटना में बंद हो गई, तो मुझे नई संस्था स्टार्ट करने की शुरुआत। तो उससे पहले मुझे अभय सिन्हा ने प्रांगण में बुलाया, तो मैंने प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है वो उसका नाट्य मंचन करवाया। वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद बिहार आर्ट थिएटर में अनिल कुमार मुखर्जी तो नहीं थे, उनके यहाँ ये थे हमारे गुरु, समझिए धर्मेंद्र वर्मा थे, अजीत गांगुली थे। तो ये लोग हमको बुलाए कि समझिए आप घबराइए, आप आइए हमारे यहाँ।
और यहाँ ट्रेनिंग भी दी। तो मेरे ट्रेंड किए हुए लड़के आज बहुत से बॉम्बे में, जिनमें आप मानदेव त्रिपाठी हो, चाहे मिश्रा जी हो, अभी जो देख रहे हैं आप बहुत बड़े स्टार हैं, उनको भी मैंने नाटक कराया। प्रेमचंद की कहानी थी एक, उस कहानी में भोज कहानी थी, उस भोज कहानी में मैंने नाट्य रूपांतरण करके उसका मंचन किया था कालिदास संग्रहालय में। और उस समय विजय पांडे और वो मिश्रा, ये दोनों हमारे यहाँ आए थे नाटक करने के लिए। उसके बाद फिर दिल्ली चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। तो कई प्रसंग जुड़े हुए हैं नाटक करने वालों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप नाटक को पढ़िए। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि उसके शब्द जो है वो क्या कहते हैं। क्योंकि अब मैं जब भी कोई नाटक करता हूँ, अभी मैं सीता करने वाला हूँ और सीता पे काम कर रहा हूँ। सीता पे लगभग 1 महीने से मेरा काम चल रहा है। तो सीता राम के उसमें मुख्य पात्र जो है वो पात्र सीता ही है। उसमें बाकी लोग हैं जुड़े हुए, रावण भी है, सब है, लक्ष्मण भी है, सब है, लेकिन मुख्य पात्र सीता है। उसका सीतामढ़ी में हम शो करेंगे, पहले प्रेमचंद में उसका शो करेंगे। तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। म्यूजिकल आज ही मैंने म्यूजिक डायरेक्टर हैं सरोज दास, उनसे बात हुई है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सफर जो है ये कभी हम तो कहते हैं ना कि फर्क आया प्रवेश जो है हमारे कलाकार, हम जो हैं वो नहीं है। जो मंच पे हैं वो मंच से निकलने के बाद नहीं, क्योंकि हमें तालियां मिलती है उसी समय जब हम मंच पे एक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा रोल में हो और बड़े से बड़ा रोल में हो। जो कैरेक्टर कह रहा है उस कैरेक्टर को करने में आपको मजा आना चाहिए। उस कैरेक्टर को फील कीजिए, उसके शब्दों को फील कीजिए, उसके बोलने के अंदाज को फील कीजिए कि कोई अजातशत्रु कैसे बोलता हो, अश्वत्थामा कैसे बोलता हो, और कृष्ण की भाषा कैसी होगी, व्यास की भाषा कैसी होगी। तो ये उतार चढ़ाव आरोह अवरोह जो है रेडियो नाटकों में हमने बहुत प्रोडक्शंस किए हैं रेडियो नाटकों में। और रेडियो नाटक करना ज़्यादा कठिन है बशर्ते कि आप स्टेज पर कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो नाटक सिर्फ ध्वनि का और ध्वनि के माध्यम से ही आपको बहुत कुछ चीज़ें पहुँचनी है। उस पर कितनी मिलावट होती है, बादलों की गड़गड़ाहट हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे ज़रूरत तो स्टेज पर भी पड़ती है, लेकिन उसके माध्यम से। और टीवी का जो नाटक है, टीवी में तो आदमी अपने आप से छोटा होता है, आप रंगमंच पे हूबहू होता है, टीवी पे छोटा हो जाता है, और रेडियो में तो बुलंद ही रहता है, लेकिन उसका माध्यम है। तो ध्वनि के माध्यम से प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है। हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार आकाशवाणी में हुए हैं। भैया तो गणेश भैया अभी परसों गुजरे हैं और गुरु ही थे, और जब से आकाशवाणी स्टार्ट हुआ था तब से उन्होंने काम किया और उस समय से वो नाटक कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, करते करते उनको भी अमृत पुरस्कार संगीत नाटक आदमी का दिल्ली में मिला, हमको मिला था, भरत जी को मिला था। तो हम बिहार से 3 आदमी थे, हम लोग गए थे वहाँ, लेकिन भैया हमारे बीच नहीं रहे और मैं उनको करता ही रहता हूँ। तो इन सब बातों को लेके और बहुत ज़्यादा किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकता है। वैसे लावण्य जी का दीपक फोटो खींचो। तो चाहते हैं कि हमें कोई दीपक जोशी जी बहुत बहुत आभार। हाँ, आसन ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर अवसर आज का है। बहुत सारी बातें हमने ये 3 घंटे में सेशन को समझने की कोशिश की, लेकिन जितनी बातें सामने आई हैं ना, वो हमें कई जगह चाहिए। और जब सुमन भैया बोल रहे थे तो मैं जब छोटी रेडियो स्टेशन जाती थी तो वो कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे तो वो पूरा रेडियो नाटक पूरी तरह से ध्यान आ गया। अजीत दास की याद दिलाई आपने, मंचों पर कैसे कार्यक्रम हुए दोनों ही भवनों में, कालिदास संग्रहालय और प्रेमचंद रक्षा, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही। आजीविका की अपनी सीमाएँ होती हैं, उनको संभाल
संभाल कर रखने की दुविधा होती है, तो हम वैसे जंजालों से युक्त होते हुए हमें अवसर प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा महोदया, सचिव जी और पूरे अकादमी समूह को मैं अपने इस समुदाय में उपस्थित विभाग के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और आगंतुक भैया को आदरपूर्वक स्थान ग्रहण कराया। मैं पटना आकाशवाणी से टीम लेके आया था यहाँ। जी 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 यहाँ पे दरभंगा आकाशवाणी जी। में, और उस समय मैंने नाटक कराया था। उस समय मैं बाबूजी का पासबुक लेके आया था, जिसमें बाबूजी हुई हमें गणेश भैया और कृष्ण प्रसाद सिन्हा थे, ये लोग थे। तो बहुत सारी यादें हैं। हम आपको अपने विभागीय भवन में देखना चाहेंगे। हम तलाशते हैं वह अवसर कैसे आएगा। हम अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें इस कार्य को संपन्न कराने तक में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं, एक अभिभावक के रूप में सब कुछ हमारे लिए उपस्थापित करने तक हमारा साथ दिया। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये सारी चीजें कलाकार द्वारा संभव है। आदरणीय संध्या पुरेचा जी स्वयं एक निष्ठ कलाकार, राजू जी का भी आना लगभग कल तक था। जितने आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ है, अभी वहाँ जाने की संभावनाएं आ जाती है। हमारे बीच उपस्थित नहीं है अभी, लेकिन मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आने की स्वीकृति दी और अन्य व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे बीच जो आज प्रथम जो विदुषी कलाकार जिनका हमने गायन सुना, विदुषी शुभ्रा कथा जी, अनुमान लगा लिया है हमने कितना बड़ा औरा है। नहीं समझ में आता है, इसका मतलब भी बहुत बड़ा औरा है। समझ में आ गया तो हम लाभान्वित हो गए। दोनों ही बातें वहां दिखी, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने तक की स्थितियों से हम अवगत नहीं है। हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। परिस्थितियों से होकर हमारे बीच अपनी एक गुणी शिष्या के साथ उपस्थित हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपने और नजदीक बैठकर उनके अपने विभागीय छात्र छात्राओं के लिए कुछ कर सके। उनके साथ बैठकर एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जब मैं विद्यार्थी थी, उनका गायन युवावस्था आज एक वयोवृद्ध कलाकार के रूप में सम्मानित रूप में यहाँ उपस्थित थी। पता लगता था कि उनका एक नया कैसेट, तब न पेपर था, न सीडी था, न ये यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था। हम BHU कैंपस से निकलकर लंका की जो दुकान सबसे मशहूर थी वहां तक जाते थे और पता लगता था बिक चुका। ऐसे ऐसे गुणी अगर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और एक बार आप अपने उस कलाकार के लिए ताली बजाइए। समझ गए? चंद्र जी, आपको खूब सारा आशीर्वाद। एकदम से तीसरी पीढ़ी का कलाकार, 3 कदम ऊपर दादी माँ के बराबर कलाकार के साथ बैठा लीजिए। हम चाहे जितना मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन आप मुस्कुराते रहे, हम यही देखना चाहते हैं। आगे भारती बाबा, आपने खूब एंजॉय किया है।
एक बार और बता दीजिए कितना एंजॉय। आपके सभी साथियों को भोजपुर से आप यहाँ आए हैं, सभी साथियों को मैं करबद्ध नमन करती हूँ। अभी हम होते ना डिपार्टमेंट का सारा वाद्य यंत्र यहाँ लगा देते, जितने में भी करंट आ सकता था, बिना करंट वाले वाद्य के साथ उन्होंने हमारे अंदर करंट पैदा कर दिया है। ऐसे लोग आत्मीयता को जिंदा रखने वाले कलाकार जो किसी भी बाहरी प्रक्षेपण से मुक्त है अभी तक, बहुत बड़ी बात। आप अपनी इस विधा को जीवंत रखे हुए हैं, हम आपको सादर नहीं करते हैं और हम पुनः पुनः आपको उन्हें देखते सुनते रहे। हम ऐसी शुभकामना और अपने लिए ऐसा अवसर तलाशते। सुमन जी क्या क्या नहीं कह डाला अपनी आवाज में उन्होंने, उतनी देर आप कुछ कर डालने की कोशिश करेंगे। आप विभाग आते हैं बस, और कुछ नहीं, और आगे नहीं करना। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कई महाविद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारा पूरा विभाग, हमारा पूरा शिक्षक समाज, शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे विद्यार्थी, पूरे मीडिया बंधु जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और जिन्होंने भी इस कार्य में सहयोग दिया है, सभी को आभार व्यक्त करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी आज हम कार्यक्रम देखते आए हैं 3 दिनों से यहाँ, इस कार्यक्रम को यहाँ तक विराम तक पहुँचाने के लिए है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सीखने वाली बात है, बिना किसी अधिकारीपन के जमीन पर समतल होकर कार्य करना, कहीं दुविधा नहीं होगी, यह सिखाया और हम चाहते हैं कि हम भी सीखें। आपका सादर स्वागत है हमारे आपके भोजन। नमस्कार, मैं संगीत नाटक अकेडमी की ओर से धन्यवाद देता हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को, यहाँ के कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी को, विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग को, विशेषकर टीम प्रोफेसर प्रिया जी को, पुष्पम नारायण जी को, और जो विभाग अध्यक्ष हैं संगीत और नाट्य विभाग के प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह काव्य जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। सभी जो संकाय के सदस्य हैं और टीचर हैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकारा और हमें यहाँ आज आपके सहयोग से हमें कार्यक्रम पहले हमारे बीच सुब्रा गुवाहाटी कलकत्ता से भी कंठ संगीत पे, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के साथ जो भी सहयोगी कलाकार शिक्षक कलाकार थे और उनका सभी को अपने संगीत नाट्य अकेडमी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जो यहाँ पे हमारी सहायता कर रहे हैं, संकाय के सदस्य, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से सभी छात्रों ने यहाँ आके खूब हम लोगों का सहायता दी, उनका धन्यवाद। आज उन्होंने कुलगीत यूनिवर्सिटी का प्रस्तुत किया, उन सभी का धन्यवाद। और जो हमारे साथ यहाँ पे टेक्निकल लाइट साउंड लाइव ब्रेककास्ट कैमरा फोटोग्राफी जनरेटर हैं, सबका धन्यवाद। मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रेम सिन्हा है, उनका धन्यवाद। और यहाँ स्थानीय प्रेस और मीडिया के लोग होंगे, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और सबसे आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलेगा ताकि हम और उत्साह से और अधिक कार्यक्रम यहाँ यूनिवर्सिटी में कर सकें। और अंत में जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया, जिनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा, उन सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। नितेश प्रियदर्शी जी का, जिन्होंने आज का इस प्रस्तुति का सफलतापूर्वक संचालन किया, इनको भी धन्यवाद देता हूँ।
जोशी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहे क्योंकि जो भी सीखने का क्रम था हम आप कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और विधिवत रूप से कार्यक्रम की सभी जुड़े हुए कलाकारों विशिष्ट अतिथियों सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम की यदि समापन की घोषणा करता हूँ। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, बिना अनुमति के कोई अभी बाहर नहीं जाएंगे। डन। अब मैं संगीत नाटक अकादमी के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसकी घोषणा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।